Hello everyone, Nikhar here from Fatma Teachers Training College. In this series, we are discussing on language and thinking. Previously, we have well discussed about the language, the development of language, the meaning of language. And today, we will discuss about the relationship between language and the thinking. सभी लोगों के स्क्रीन पर आ रहा है? कोई एक बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके। तो थिंकिंग एंड लैंग्वेज इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर सबसे पहला जो कॉर्नर है उस स्लाइड में लिखा हुआ है क्लियरली कि चिंतन की प्रक्रिया प्रतीकों और चिन्हों के आधार पर चलती है। ठीक है, यानी थिंकिंग के दौरान हमें आवश्यकता होती है कुछ सिंबल्स की, कुछ साइन एंड सिंबल्स की जरूरत हमें पड़ती है। उस साइन और सिंबल्स के आधार पर ही चिंतन की प्रक्रिया काम करती है। अब चिंतन के कई प्रकार हैं। इन प्रकारों में से आपने देखा है दो प्रकार ऐसे हैं जो जानवरों में या बच्चों में पाए जाते हैं और वो लो लेवल के होते हैं जनरली, तो उसको हम लोग इसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, बाकी के जो दोनों थिंकिंग के प्रोसेस हैं, जो सिद्धांत है, हम लोग उसको लेकर के चलेंगे। उसमें प्रतीक और चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। और आप जानते हैं कि जो भी प्रतीक और चिन्ह है ये भाषा पर आधारित होते हैं। भाषा क्या है अगर गौर से आप समझें, ठीक है, वो हम लोग सबके सब इस बात को जानते हैं कि जो कुछ भी मनुष्य के अंदर भाव होता है उसको प्रदर्शित करने का माध्यम ही भाषा कहलाती है। ये सही बात है, लेकिन भाषा के साथ उसका लिखित पक्ष भी जुड़ा हुआ होता है। मौखिक पक्ष ही नहीं, लिखित पक्ष भी, यानी उसमें स्क्रिप्ट भी पाया जाएगा जिसको देख करके आप पढ़ते हैं, उसकी मीनिंग निकालते हैं, फिर जो कुछ भी आपको एक्सप्रेस करना होता है उसको उसी हिसाब से आप उन्हीं प्रतीकों और चिन्हों के आधार पर आप एक्सप्रेस करते हैं। किसी भाषा में कोई शब्द ऐसी भी मान लीजिए जो अलग अलग भाषाओं में पाई जा सकती है, तो एक भाषा में उसको जैसे लिखते हैं, क्या ठीक दूसरे भाषा में भी उसी तरीके से लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता, वहां पर लिखने का स्टाइल बदल जाता है। अभी आपके सामने में जो टाइटल है स्लाइड का वो लिखा हुआ है चिंतन एवं भाषा, और उसके नीचे लिखा हुआ है थिंकिंग एंड लैंग्वेज। ठीक है, ये दो अलग अलग भाषाओं से निकाले हुए शब्द हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, कोई साम्यता नहीं है। चिंतन को भी अगर हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो उसके साइन, उसके सिंबल्स बदल जाएंगे, और अगर थिंकिंग को हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखें जिसमें ये चिंतन और भाषा लिखी हुई है, उस लिपि में अगर हम लिखें देवनागरी स्क्रिप्ट में, तो उसके सिंबल और साइन भी बदल जाएंगे। तो भाषा क्या है? आप कह सकते हैं प्रतीक और चिन्हों का एक सेट है, एक समूह है जिसके साथ हमारी कंडीशनिंग हो रखी है। उसको देखते ही हमें सीधा सीधा वही समझ में आता है जिस मीनिंग के साथ हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है। तो चिंतन करने में प्रतीकों और चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, और इन प्रतीकों और चिन्हों का आधार बनती है भाषा। अब इसके बाद आप दूसरे स्लाइड में देख रहे हैं कि चिंतन के समय आंतरिक भाषण होता है, यानी ये जो सिंबल्स हैं उन पर बेस्ड जो थिंकिंग का प्रोसेस आपके माइंड में चल रहा है,
ये जिस समय चल रहा होता है उस समय आपके अंदर में ही कुछ कुछ-कुछ आप बोल रहे होते हैं, ठीक है? इसका प्रमाण ये है कि जब कोई बच्चा किसी चीज़ के बारे में सोचना प्रारंभ करता है, तो सोचते-सोचते वो बोलने भी लगता है। कई बार बच्चों में ये देखा गया है कि जो कुछ उनके दिमाग में चल रहा होता है, नींद में वो उन्हीं चीज़ों को दोहरा रहे होते हैं। बड़ों में भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन बच्चों में ये प्रवृत्ति आमतौर पर ज़्यादा देखी गई है। कई बार आप देखें कि गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रसित जो लोग होते हैं, वो जो कुछ भी सोच रहे होते हैं, वो बोलकर सोच रहे होते हैं सबके सामने में, ठीक है? यानी इससे ये पता चलता है ना कि चिंतन और भाषा, इनके बीच में बहुत गहरा रिलेशन है। चिंतन के लिए भाषा बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भाषा में प्रतीक है, भाषा में चिन्ह है, उन प्रतीकों और चिन्हों के साथ हमारी पहले कंडीशनिंग या हमारा अनुबंधन होता है। इसके बाद चिंतन के दौरान हमें उन्हीं प्रतीकों और चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। उसी के आधार पर हमारे चिंतन की प्रक्रिया चल रही होती है। और ये भी तय है कि जितनी मात्रा में भाषाई योग्यता हमारे अंदर होगी, उतनी ही मात्रा में चिंतन की योग्यता भी हमारे पास होगी। ठीक है, जो कि इस स्लाइड के तीसरे हिस्से में आप देख रहे हैं। भाषा की योग्यता जितनी अधिक होती है, चिंतन की योग्यता उतनी ही अधिक होती है। जिस मात्रा में लैंग्वेज आपका डेवलप होगा, उसी मात्रा में आपका चिंतन भी डेवलप होता चला जाएगा। यानी टोटली लैंग्वेज के डेवलपमेंट पर सॉरी हाँ, लैंग्वेज के डेवलपमेंट पर डिपेंड होता है आपके थिंकिंग का डेवलपमेंट। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट सबसे पहले होता है भाषाई विकास। भाषा के विकास से ज्ञान का विकास होता है। ये जो पिछले स्लाइड में आपने देखा था, ठीक है, पिछले स्लाइड में यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि भाषा की योग्यता जितनी अधिक होती है, चिंतन की योग्यता भी उतनी ही अधिक होती है। तो कैसे? इसका कारण क्या है? कौन-सा फैक्टर इसके पीछे काम कर रहा है? इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है, इस बात को समझना कि भाषाई विकास जिस किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत जितना अधिक होगा, उतने ही सिंबल्स और साइंस के साथ उसकी कंडीशनिंग हो रही होगी। उसी मात्रा में वो अनुभवों को भी आत्मसात कर पाएगा। क्योंकि लैंग्वेज की एक खासियत है ना कि ये चीज़ों को रिकॉर्ड करके भी रखता है। अगर भाषा विकसित नहीं हुई रहती, तो इतना समृद्ध जो हमारा साहित्यिक संसार है, ये नहीं हो पाता। आज हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, भारत में प्रेमचंद को, पुराने ज़माने में कालिदास को पढ़ते हैं। बहुत सारे विदेशी यात्री आए, उन लोगों ने भारत का जो कंडीशन देखा, अपने कंट्री के हिसाब से यहाँ की चीज़ों को समझने का प्रयास किया। उस एक टेक्स्ट को पढ़ के हम इंडिया को भी समझ लेते हैं और लिखने वाले की मानसिकता को भी समझ लेते हैं। ये सब कुछ कैसे हम तक पहुँच पाया? भाषा के माध्यम से पहुँच पाया। मैं अपनी बात आप तक रख रहा हूँ और उस चीज़ को समझ करके आपके माइंड में कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है। ये इसीलिए संभव है क्योंकि भाषाई विकास इस अवस्था तक पहुँच चुकी है कि उसमें जो कुछ भी आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा, हूबहू आप भी उसको उसी रूप में लेंगे। अगर मैं भाषा कह रहा हूँ, तो भाषा का मतलब आप भाषा ही समझ रहे हैं। दूसरी बात है कि इतना समृद्ध भाषाई विकास हो चुका है कि तमाम तरह के बुक के रूप में मैं अपने अनुभवों को यहाँ पर लिख कर रख सकता हूँ। आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए काम आएगा। हमसे पहले के बहुत सारे विद्वानों ने लिख रखा है, जिसको पढ़ कर के हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भाषाई विकास ने हमारे अंदर ये योग्यता विकसित की। अब ये सवाल भी है कि बहुत पहले जब लिख कर के चीज़ें नहीं रखी गई थी, उस समय भी भाषा थी, तो क्या ज्ञान की वृद्धि नहीं हो पा रही थी? बिल्कुल हो पा रही थी। वहाँ पर मौखिक ही उन सारे चीज़ों को कंठस्थ कर लिया जाता था।
ये पुरानी परंपरा रही है ना, जिस समय लिखने का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था और भाषाई विकास हो चुका था, तो उस सभ्यता और संस्कृति के लोगों ने उतने बड़े-बड़े महाकाव्य को जुबानी याद कर रखा था। जब लैंग्वेज का विकास स्क्रिप्ट का विकास हुआ, तो उस चीज़ को लिखित रूप में भी रख लिया गया। अब उसको मौखिक रूप में याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है हमारे पास। ठीक है? तो जितना समृद्ध भाषाई विकास हुआ रहेगा, उतना ही अधिक ज्ञान का विकास भी होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि जब ज्ञान का बहुत ज़्यादा विकास होगा, तो उससे चिंतन का भी विकास होगा। ज्ञान का जब विकास होता है, ज्ञान की एक विशेषता है। जैसे अपने पिछले सेशन में इनफॉर्मल डिस्कशन के दौरान मैंने आपको बताया था कि नॉलेज की विशेषता है कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। यानी अलग-अलग डिसिप्लिन के साथ उसका जुड़ाव रहता है, इंटरडिसिप्लिनरी भी रहता है। अन्य डिसिप्लिन के साथ बहुत सारे उसके कंटेंट जुड़े पड़े होते हैं। ट्रांस डिसिप्लिनरी भी होता है और क्रॉस डिसिप्लिनरी भी होता है। ये जो सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, उसमें डिसिप्लिन की व्याख्या के दौरान आपने इन शब्दों के बारे में सुना होगा। अनुशासन यानी डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन की ये विशेषता है, ज्ञान के समृद्ध क्षेत्र की ये विशेषता है कि वो इतने सारे स्वभाव को लेकर के चलता है। अब इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये आकर के जुड़ जाती है कि ज्ञान के सभी पक्ष आपस में जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। एक चीज दूसरे चीज के साथ अपने लिंक को ढूंढना प्रारंभ कर देता है। सपोज दैट अगर आपको अभी क्रिकेट का ज्ञान दिया जाए, ठीक है, ये क्रिकेट का ज्ञान आपको दे दिया गया और कुछ दिनों के बाद आपको ज्योग्राफी का ज्ञान दिया जाए। ज्योग्राफी का नहीं, चलिए ठीक है, हम साइंस का फिजिक्स का मान लेते हैं, फिजिक्स का आपको ज्ञान दिया जाए, तो निश्चित तौर पर आप शुरुआती दौर में तो लगेगा एक खेल है दूसरा विज्ञान है, दोनों के बीच क्या समानता है। लेकिन दोनों के बीच में आप साम्यता स्थापित तब कर पाएंगे जब आपका प्रॉपर नॉलेज का डेवलपमेंट हुआ रहेगा। आपको बेहतर पता है कि बॉलिंग को आप जब ये डिस्कस करते हैं कोई फास्ट बॉलर को, तो आप कहते हैं ना कि फलाना बॉलर इतने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बॉल को फेंकता है। ठीक है, अब जितना स्पीड में उसको बॉल फेंकना है, उसका रनअप भी उसी हिसाब से होना चाहिए। फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा, जो स्पिनर होते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट रनअप लेते हैं और जो फास्ट बॉलर होते हैं उनका रनअप काफी बड़ा होता है, काफी लंबा होता है। यहीं आपको ये भी समझ में आता है कि जब कोई क्रिकेटर बॉल कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है। ठीक है, उनके पैर में स्पाइक्स क्यों लगे हुए रहते हैं। तमाम तरह की चीजें हैं। ज्योग्राफी के साथ अगर साम्यता स्थापित करनी हो, तो आप ये साम्यता स्थापित कर सकते हैं ना कि अगर अभी ओस गिर रहा है तो बल्ले का और गेंद के साथ जो संपर्क होगा, वो किस दिशा की ओर मैच को ले जा सकता है। आप जो देखते हैं कमेंटेटर पिच के पास जाते हैं, वहाँ के वेदर के बारे में बताते हैं, ये सारी चीजें उसी के साथ जुड़ी हुई हैं। आप सहज ही इन चीजों का पता लगा सकते हैं अगर आपके पास अलग-अलग विषयों का ज्ञान है, और ये ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त होगा? भाषा के विकास से प्राप्त होगा। इन लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा। लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए आप तमाम तरह के जो टेक्स्ट हैं उसको पढ़िए, न्यूज़पेपर को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन में शामिल होइए, इससे भाषाई विकास होगा। भाषाई विकास होने से आप तमाम तरह के चीज़ों को जानने और समझने लगेंगे, जिससे आपका ज्ञान का भी विकास होगा। और जब ज्ञान का विकास होगा, तो ज्ञान की विशेषता है कि वो अपने आप को हर चीज़ के साथ ऑटोमैटिकली जोड़ना प्रारंभ कर देता है। इससे आपके थिंकिंग का भी डेवलपमेंट होता है। तो कुल मिलाकर के ये स्पष्ट हो चुका है कि भाषाई विकास का चिंतन विकास के साथ बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि भाषाई विकास से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, और जिस मात्रा में हमारे अंदर ज्ञान विकसित होता है, उसी मात्रा में हम चिंतन करने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है? अब आगे हम लोग देखते हैं लैंग्वेज और थिंकिंग के
आपसी कड़ी को और किस तरीके से समझा जा सकता है। तो आपके सामने है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाषा के द्वारा चिंतन को भी व्यक्त किया जा सकता है। आपके मन में क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है, क्या आप सोच रहे हैं, इसको दूसरों तक आप कैसे पहुँचाएँगे? जब आपके पास भाषा होगी। आपने ये परिभाषा देखा था ना लैंग्वेज का, कि मनुष्य अपने भावों को जिस माध्यम से प्रदर्शित करता है, उसे भाषा कहा जाता है। ये अनौपचारिक भी होती है, औपचारिक भी होती है, सांकेतिक भी होती है और शारीरिक भी होती है, जिसको बॉडी लैंग्वेज के नाम से आप जानते हैं। तो इतने तरीके से हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं दूसरों के सामने। तो हमारे माइंड में जो चल रहा है वही हमारे भाव हैं, और उसको व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। तो हम अपने भाव को, अपने चिंतन को व्यक्त कर देते हैं भाषा के द्वारा। इसको हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड का मतलब है लिखित रूप में या अपने मेमोरी में रिकॉर्ड करना। और यही एक खासियत है लैंग्वेज की, जो दूसरों को भी लाभान्वित करता है, दूसरों को भी लाभ पहुंचाता है। ठीक है? इसमें फिर आप देखेंगे कि एक चीज निकल करके सामने आता है, एक निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि चिंतन और चिंतन को एक्सप्रेस करना, यानी थिंकिंग और एक्सप्रेशन ऑफ थिंकिंग, इन दोनों के लिए लैंग्वेज का होना कंपलसरी है। अगर भाषा नहीं होगी तो चिंतन नहीं होगा और चिंतन की अभिव्यक्ति भी नहीं होगी। यानी भाषा क्या-क्या करता है? भाषा चिंतन भी करने में हमें मदद प्रदान करता है और हमारे चिंतन को व्यक्त करने में, प्रकट करने में भी हमारी मदद करता है। तो भाषा के बिना चिंतन को व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे नवजात बच्चे, जो इन्फेंसी वाले बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज जनरली, और जो जानवर हैं, ठीक है? उनके अंदर कई बार थिंकिंग तो होती है ना, ठीक है? जानवरों के अंदर थिंकिंग होती है, और जो इन्फेंसी के बच्चे होते हैं, जैसे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक के बच्चे हो गए, उनके अंदर तो थिंकिंग ऑब्वियसली क्लियरली आपको दिख भी जाता है, किसी चीज़ के बारे में उनके भाव प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। नवजात बच्चे का एग्जाम्पल क्यों लिया गया, इसको मैं यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले इसको समझिए, जैसे जानवर हैं, किसी भी दूसरे जानवर को देख के, जैसे कोई अगर कार्निवोरस जानवर है, तो वो जैसे ही किसी शाकाहारी जानवर को, या जिसको वो खा सकता है, उसको देखता है, उसके माइंड में शिकार करने का विचार आता है। ठीक है? कई बार उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी ऐसे चैनल्स पे आप देखते हैं। तो उसको वो व्यक्त नहीं कर पाता दूसरों के सामने। जानवर को अगर चोट लगती है, वो परेशानी में होता है, आप उसकी मदद करने जाते हैं, वो आप पर ही हिंसक हो उठता है। आदतन वो ऐसा कर रहा होता है, ठीक है? लेकिन अपनी समस्या को भी तो आप तक नहीं बता पा रहा है, जिसकी वजह से आप ये नहीं समझ पाते हैं कि उसकी मनोदशा क्या है। कई बार शांत दिख रहा होता है, आप उसके बिल्कुल करीब चले जाते हैं, वो आप पर अटैक कर देता है। यानी उसके भाव को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम उनके पास नहीं है। बच्चे के पास क्या है? सिर्फ रोना है, नवजात बच्चे के पास। तो अब वो किस वजह से रो रहा है, ये तो क्लियर नहीं हो पाता। माना जाता है कि 5वें छठे महीने तक बच्चे में एक क्षमता विकसित हो जाती है। जनरली तीसरे महीने में ही देखा जाता है नवजात बच्चे में, कि उसकी माँ ये समझने लग जाती है कि ये किस वजह से रो रहा है। डर के रो रहा है, या भूख के वजह से रो रहा है, या किसी कष्ट के कारण रो रहा है। हो सकता है चींटी चींटी ने काट लिया हो सकता है कोई भारी सामान, कोई भारी वस्तु उसके शरीर पे किसी तरह चली गई हो, रख दी गई हो, उसे चोट लग गया हो, कोई भी चीज़ हो सकता है ना। तो कैसे पता चलता है कि ये किस वजह से रो रहा है? उसकी माँ उस चीज़ को समझने लग जाती है। वो व्यक्त कर रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर चिंतन है। वो है नवजात शिशु, ठीक है? लेकिन वो अपने कष्ट को व्यक्त कर रहा है, अपने डर को व्यक्त कर रहा है, अपने नीड्स को व्यक्त कर रहा है, और सबके लिए अलग-अलग साउंड, तीसरे महीने में ये विशेषता है, अलग-अलग साउंड निकालता है। कष्ट के लिए अलग, नीड्स के लिए अलग, भूख के लिए अलग, ठीक है? तो
अलग साउंड निकालने में वो सक्षम हो रहा है, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ तो थिंकिंग डेवलप हुआ, कुछ ना कुछ तो मेंटल डेवलपमेंट हुआ, जिसके वजह से वो साइन देने लगा है कि किस वजह से रो रहा है। अदरवाइज जो एक सप्ताह का बच्चा है वो तो स्पष्ट नहीं कर पाता कि उसने बिस्तर गंदा किया है जिसके वजह से वो रो रहा है, या उसको भूख लगी है उसके वजह से रो रहा है, वो क्लियर नहीं हो पाता उस समय पे। लेकिन तीसरे महीने और उसके बाद ये क्लियर होना शुरू हो जाता है। तो इतना मेंटल डेवलपमेंट उसके अंदर हुआ, वो अब ये मन में कुछ ना कुछ तो चिंतन चला हुआ कि डर के लिए ये साउंड है, ठीक है, भूख के लिए ये है, बाकी चीजों के लिए ये है। तो चूंकि उनके पास भाषा नहीं है, इसलिए उसको प्रॉपरली वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। माँ तो चूंकि माँ या केयर टेकर उस बच्चे को शुरू से पाल रही है, तो उन्होंने साउंड के वेरिएशन को समझना प्रारंभ कर दिया। लेकिन दूसरा व्यक्ति तो नहीं समझ पाएगा ना कि ये किस वजह से रो रहा है, ठीक है। तो चूंकि उनके पास लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए वो अपने चिंतन को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अब इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भाषा और चिंतन दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई के साथ जुड़े हुए, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है इन दोनों के बीच में। जितनी मात्रा में लैंग्वेज का विकास होता है, उतनी ही मात्रा में चिंतन का विकास होता है। जैसे जैसे भाषा विकसित होगी, वैसे वैसे चिंतन चिंतन विकसित होगा। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं, एक अलग पॉइंट को यहाँ यूज किया गया, जिसको मैं बार बार आपके स्क्रीन पर मूव कर रहा हूं, कि चिंतन से ये एरो लैंग्वेज की ओर क्यों जा रही है। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि जितनी मात्रा में चिंतन विकसित होगी, उतनी मात्रा में वो भाषा को भी विकसित करेगी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि भाषा जिस मात्रा में विकसित होता है, उसी मात्रा में चिंतन को विकसित करता है। कुछ समय के बाद ये प्रक्रिया एक सीरीज का रूप ले लेती है। अब चिंतन जितनी मात्रा में विकसित होगी, उतनी ही मात्रा में भाषा भी विकसित होता रहेगा। अब दोनों एक दूसरे को विकसित करना प्रारंभ कर देता है, लेकिन सबसे पहले भाषा का विकास होता है, भाषा के बाद चिंतन का विकास होता है, और फिर चिंतन के विकास से भाषाई समृद्धि और बढ़ती चली जाती है। आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और अपने अगले क्लास में हम लोग ये चीज भी देखेंगे कि जो चिंतन का विकास है, उसके अन्य पक्ष कौन कौन से हैं, जिसके वजह से मानवता मानवता इस हद तक पहुंची है कि अपने विचार की प्रक्रिया की समृद्धि को उसने सभ्यता के समृद्धि का आधार बना लिया। और शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है, और सी टेट में इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे पास बहुत समय है, जिनके पास कोई भी सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, लैंग्वेज और थिंकिंग से रिलेटेड, आज के सेशन से रिलेटेड, वो अभी आप पूछ सकते हैं।